नमस्कार दोस्तों, व्याख्या में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदेश राम। आज बात करेंगे मोहनदास करमचंद गांधी की, जिनको महात्मा गांधी भी बोला जाता है। वो एक प्रखर वक्ता थे जिन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत से भारत को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी और देश के लोगों की आवाज़ बनकर उभरे। गांधी जी को आज भी पूरी दुनिया में उनके अहिंसक आंदोलन के लिए याद किया जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को एक अमीर परिवार में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के राजा के दरबार में दीवान थे और इनकी मां एक धार्मिक महिला थीं। कहते हैं कि उन्होंने ही गांधी जी को अहिंसा और साधारण जीवन जीने का पाठ पढ़ाया था। मोहनदास के पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी फिक्रमंद रहते थे, इसीलिए वो अपने परिवार को पोरबंदर से राजकोट ले आए। यहाँ अच्छी तालीम की व्यवस्था थी, जहाँ मोहनदास को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान मिला। 13 वर्ष की छोटी उम्र में ही मोहनदास गांधी की शादी कस्तूरबा से कर दी गई। वो राजकोट की ही रहने वाली थीं और मोहनदास से 1 साल बड़ी थीं। महात्मा गांधी को पूरी दुनिया में एक जिम्मेदार राजनेता के तौर पर जाना जाता है, लेकिन शुरुआती जीवन में ये ऐसे नहीं थे, या यूं कहें कि उस समय ये महात्मा बनने से कोसों दूर थे। इन्होंने अपनी किताब सत्य के प्रयोग में बताया है कि जब इनकी शादी कस्तूरबा से हुई, उस दौर में ये एक बागी नौजवान थे। इन्होंने परिवार की परंपरा के खिलाफ जाकर चोरी करने, शराब पीने और मांसाहार खाने जैसी आदतें शुरू कर दी थीं। फिर भी उस उम्र में मोहनदास अपनी आदतों में सुधार लाने की ख्वाहिश रखते थे। जब मोहनदास के पिता काफ़ी बीमार थे, उसी वक्त ये उनको छोड़कर अपनी पत्नी के पास चले गए। इसके बाद ही इनके पिता का निधन हो गया। ये ऐसी घटना थी जिसने मोहनदास को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि जब इनके पहले बच्चे का जन्म हो गया, तो इन्होंने इसे अपने पाप के लिए ईश्वर का दंड माना। अपने पिता की मौत के वक्त उनके पास न होने पर मोहनदास गांधी ने कहा था कि मैं बहुत शर्मिंदा था और खुद को अभागा मानता था। मैं अपने पिता के कमरे की तरफ भागा। जब मैंने उन्हें देखा तो ये सोचा कि अगर वासना मुझ पर हावी न हुई होती तो मेरे पिता ने मेरी बाहों में दम तोड़ा होता। इसके बाद उन्होंने एक जिम्मेदार नागरिक बनने की कोशिश की। जब वो बम्बई के भावनगर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनको लंदन के इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई करने का ऑफर मिला। उस दौर में परिवार के बुजुर्गों को मोहनदास का विदेश जाना पसंद नहीं आया। ऐसे में उन्होंने गांधी को काफी समझाया, लेकिन वो उनको दरकिनार कर लंदन में पढ़ने चले गए। वहां वो पूरी तरह से पश्चिमी रंग ढंग में रच बस गए, लेकिन लंदन में उस वक्त चल रहे शाकाहारी आंदोलन में उन्हें अपनापन दिखा, तो उन्होंने उससे जुड़ने में जरा भी देर नहीं की। इसका उनके व्यक्तित्व पर काफी गहरा असर हुआ। इसके बाद वो मांसाहारी भोजन और शराब से दूर रहने की भरसक कोशिश करने लगे। इन आदतों ने मोहनदास को अपनी जड़ों की ओर लौटने में मदद की। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहनदास भारत में ही वकालत करने लगे और जब उनको अपना पहला मुकदमा लड़ने का मौका मिला तो वो उसे हार गए। इसी दौरान उनको एक अंग्रेज अधिकारी के घर से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना से मोहनदास ने काफी अपमानित महसूस किया। इस अपमान के बाद जब उनको दक्षिण अफ्रीका में काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने इस मौके को तुरंत स्वीकार भी कर लिया। एक काफी मशहूर किस्सा है कि जब साउथ अफ्रीका में वो ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे थे, तभी एक अंग्रेज ने मोहनदास को सामान समेत डिब्बे से बाहर निकाल दिया था। ये वो दौर था जब दक्षिण अफ्रीका में अप्रवासी भारतीय लोगों से अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। यही मोहनदास के जीवन का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। इस घटना के बाद उन्होंने भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में ही इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। इसी दौरान उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ते समय सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जो उनके अहिंसक आंदोलन का एक हिस्सा था। साल 1913 में मोहनदास ने साउथ अफ्रीका में रह रहे भारतीयों पर 3 पाउंड के टैक्स के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। इस तरह वो वहां पर भारतीय लोगों के अगुवा बनकर उभरे। इसी का नतीजा रहा कि मोहनदास ने अपने लगातार संघर्ष की मदद से 2000 से ज्यादा लोगों के साथ नटाल से ट्रांसवाल तक विरोध पदयात्रा निकाली, जिसे उन्होंने आखिरी सविनय अवज्ञा का नाम दिया। यही कारण है कि गांधी जी को जितना सम्मान भारत में मिलता है,
उतना ही दक्षिण अफ्रीका में भी मिला। इसी यात्रा के दौरान ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 9 महीने जेल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन ये सज़ा अंग्रेज़ी हुकूमत पर ही भारी पड़ी, क्योंकि इसके बाद गांधी जी ने जो हड़ताल शुरू की वो धीरे धीरे फैलती चली गई, जिससे भारी दबाव के चलते दक्षिण अफ्रीका की अंग्रेज़ी हुकूमत ने भारतीयों पर लगाया गया टैक्स वापस ले लिया और मोहनदास को जेल से रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि गांधी की इस जीत को इंग्लैंड के अखबारों में खूब सुर्खियां मिलीं और इस तरह मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत चेहरा बनकर उभरे। इसके बाद साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका में अपनी कामयाबी की कहानी लिखने के बाद गांधी एक विजेता के तौर पर भारत लौटे। अब मोहनदास और कस्तूरबा ने तय किया कि वो रेलवे के 3रे दर्जे के डिब्बे में बैठकर पूरे देश का दौरा करेंगे। इस दौरान उन्हें भारत में गरीबों की हालत देखकर काफी सदमा लगा। अब गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा लाए गए काले कानून रॉलेट एक्ट का विरोध करना शुरू कर दिया। ये ऐसा कानून था जो सरकार को ये पावर देता था कि वो चरमपंथ के शक के आधार पर किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर जेल में डाल सकती थी। ये गांधी ही थे जिनके कहने पर पूरे देश में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन इस दौरान कई जगह पर हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें अमृतसर की घटना को मुख्य तौर पर गिना जाता है। इस दौरान जनरल डायर ने 20,000 लोगों की भीड़ पर गोली चलवा दी थी, जिसमें से 400 से ज्यादा लोग मारे गए और 1300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद मोहनदास गांधी को यकीन हो गया था कि अब आंदोलन शुरू करने का सही वक्त आ गया है। इसके बाद उनकी लोकप्रियता पूरे देश में काफी तेजी से बढ़ रही थी। यही कारण रहा कि अब मोहनदास गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख चेहरा बन गए थे और इस तरह कांग्रेस भारतीय जन जन की पार्टी बन गई, जबकि इससे पहले कांग्रेस को अमीरों का एक राजनीतिक दल माना जाता था। अब गांधी देश में ऐसी शख्सियत बन चुके थे जिन्हें भारतीय समाज के सभी वर्गों और धर्मों का समर्थन मिलने लगा। ये गांधी ही थे जिनके असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए भारत की जनता ने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार तक करना शुरू कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत ने मोहनदास गांधी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनाई। अब अंग्रेजी हुकूमत के लिए उनके आंदोलन की अनदेखी करना मुश्किल हो गया था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य पर बातचीत करने के लिए लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया था, लेकिन अंग्रेजों ने इस चर्चा से भारतीयों को दूर ही रखा। इससे गांधी बहुत नाराज हुए और अब उन्होंने अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। उस वक्त के ब्रिटिश कानून के मुताबिक भारतीय ना तो नमक जमा कर सकते थे और ना ही बेच सकते थे। इसके चलते भारतीय लोगों को अंग्रेजों से भारी कीमत पर नमक खरीदना पड़ता था। इसी का विरोध जताते हुए उन्होंने हजारों लोगों की भीड़ के साथ डांडी यात्रा निकाली और ब्रिटिश हुकूमत के विरोध के तौर पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में हजारों लोगों ने अंग्रेजी सरकार को टैक्स देने से मना कर दिया और आखिरकार हुकूमत को झुकना पड़ा। इसके बाद तब कहीं जाकर मोहनदास गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन रवाना हो गए। गांधी लंदन के गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इकलौते प्रतिनिधि थे। ये गांधी ही थे जिन्होंने भारतीय पहनावा पहनकर गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। ऐसा होने से वो उस सम्मेलन में भारत की जनता की ताकतवर छवि पेश कर रहे थे। लेकिन जब इस सम्मेलन में ब्रिटिश हुकूमत से देश को आज़ाद करने की मांग की गई तो इस पर अंग्रेज भारत को आज़ाद करने को राजी नहीं हुए। दरअसल अंग्रेज मानते थे कि गांधी को सभी भारतीयों का समर्थन हासिल नहीं था। इसी दौरान ब्रिटेन के ताकतवर नेता विंस्टन चर्चिल ने गांधी के पहनावे की आलोचना करते हुए कहा था कि ये बहुत डरावना और घृणास्पद है कि श्री गांधी जो एक देशद्रोही और औसत दर्जे के वकील हैं, अब वो अपनी नुमाइश फकीर के तौर पर कर रहे हैं। इन सब घटनाओं के बाद अब बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक नए अहिंसक आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो की शुरुआत कर दी थी। इस आंदोलन की शुरुआत में ही महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी दोनों को जेल में डाल दिया गया। इसके विरोध में पूरे देश में कई जगह पर हिंसक घटनाएं हुई।
लेकिन इतना होने पर भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं हुए। इसी दौरान जेल में गांधी की पत्नी कस्तूरबा का निधन हो गया और कई महीनों बाद 1944 में गांधी जी को भी जेल से रिहा कर दिया गया। इस आंदोलन से पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि या तो हमें भारत को आज़ाद कराना चाहिए या इस कोशिश में अपना बलिदान कर देना चाहिए, लेकिन हम किसी भी कीमत पर आजीवन गुलामी का जीवन जीने के लिए राजी नहीं हैं। अब भारतीयों के बीच आज़ादी की मांग लगातार तेज होती जा रही थी। इसी को देखते हुए आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत ने भी भारत की आज़ादी के लिए बातचीत करनी शुरू कर दी, लेकिन इसका नतीजा ये नहीं निकला जिसके लिए महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान के मुताबिक भारत को बांटकर भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बनाए गए। इस बंटवारे की वजह से बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई। उस वक्त करीब 1 करोड़ लोगों ने अपना घर बार सब छोड़ दिया। इससे दुखी होकर गांधी ने दिल्ली छोड़ दी और कलकत्ता रवाना हो गई ताकि वह हिंसा को रोका जा सके और शांति स्थापित की जा सके। अब देश में बंटवारे की वजह से काफ़ी खून खराबा मचा हुआ था। इसके बाद महात्मा गांधी कलकत्ता से दिल्ली आ गए ताकि वहाँ रह रहे मुसलमानों की रक्षा की जा सके, जिन्होंने पाकिस्तान जाने की बजाय भारत में ही रहने का फैसला किया था। इसके लिए महात्मा गांधी ने मुसलमानों के समर्थन में अनशन शुरू कर दिया। इसी दौरान जब वो दिल्ली के बिड़ला हाउस में एक प्रार्थना सभा में जा रहे थे तो उन पर एक हिंदूवादी कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे ने सीने में 3 गोलियां मारी। उस वक्त कट्टरपंथी के गढ़ में गांधी की मौत का जश्न मनाया गया, जबकि देश में ज़्यादातर लोगों ने इसे एक राष्ट्रीय आपदा माना था। दिल्ली में जब महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा निकली तो उसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। मौत के बारे में खुद महात्मा गांधी का मानना था कि मौत के बीच जिंदगी अपना संघर्ष जारी रखती है, असत्य के बीच सत्य भी अटल खड़ा रहता है, चारों ओर अंधेरे के बीच रोशनी चमकती रहती है। महात्मा गांधी ने देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने में अपनी अमिट छाप छोड़ी है और आज भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को गांधी के देश के तौर पर जाना जाता है। लेकिन कुछ नासमझ लोग उनके बलिदान की अनदेखी करते नजर आते हैं, जिसे उनकी अज्ञानता ही कहा जा सकता है। दोस्तों, व्याख्या आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।